Today we will go through chromatin. जब सेल की डिवीजन शुरू होती है तो हमें उस वक्त उसमें क्रोमोसोम बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं, अचानक से ये किस तरह से अपेयर होते हैं, और उसके बाद जब माइटोसिस ख़त्म हो जाती है, सेल डिवीजन ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद ये क्रोमोसोम्स डिसअपेयर हो जाते हैं। सो ये जो अपेरेंस और डिसअपेरेंस है क्रोमोसोम्स की, इससे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, और वो ये है कि एक्चुअली नॉन माइटोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम की नेचर क्या है। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 6.4 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, और कोई 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 6.4 बिलियन बेस पेयर्स हैं जब ये क्रोमोसोम रेप्लिकेटिंग नहीं होते, और ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर है। अगर हम ये देखें कि अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में, एक अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए की स्ट्रेच है, जो डीएनए की कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड है, वो चल रही होती है, और उसके साथ डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो मिलके क्रोमोसोम बना रहे होते हैं। और जितना बड़ा क्रोमोसोम का साइज़ होता है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, वो उसी से चूँकि मिलके बनता है। अगर हम ये कहें कि एक या बेस पेयर जो है वो तकरीबन 0.34 नैनोमीटर लेंथ का है, और 6 बिलियन बेस पेयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम डीएनए को लीनियर तौर पे स्टडी करते हैं तो ये तकरीबन कोई 2 मीटर लंबा जो मॉलिक्यूल है बनना चाहिए। लेकिन ये अगर इतना बड़ा है साइज़ में, तो फिर ये इतने छोटे से न्यूक्लियस में एडजस्ट कैसे होता है? ये किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वो, उसका डायमीटर तकरीबन 10 माइक्रोमीटर है, और जो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो वो कमोबेश कोई 2 मीटर के करीब उसकी लेंथ बन सकती है। और आपको ये मालूम है कि जब डीएनए जो है उसने रेप्लिकेट करना होता है, उसने ट्रांसक्राइब करना होता है, तो उस वक्त डिफरेंट किस्म के रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं जो आके डीएनए के साथ अटैच होते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं। अगर ये इतना ह्यूज साइज़ है इसका, दैट कैन गो अप टू 2 मीटर्स इन लेंथ, और वो एक छोटे से न्यूक्लियस में जिसका डाया जस्ट 10 माइक्रोमीटर है, उसके अंदर वो किस तरह से मौजूद होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो फिर इस काबिल भी हो कि ये एंजाइम्स और ये डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं ये आके डीएनए के साथ इंटरेक्ट भी कर सकें। अब इसमें एक और अहम बात यह है कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से अरेंज होता है क्रोमोसोम के अंदर, कि इतनी लंबी लेंथ है और वो कंडेंस होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है क्रोमोसोम के अंदर, और वो आपस में टेंगल भी नहीं होता। और अगर वो टेंगल हो जाए और बेस पेयर जो हैं वो आगे पीछे हो जाएं, तो यकीनन डीएनए की फंक्शनैलिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसकी रीज़न ये है कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत खूबसूरत तरीके से पैकेज हुए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन प्रोटीन्स का कोर होता है उसके इर्द गिर्द डीएनए कॉइल हुआ होता है। जो स्ट्रेच है डीएनए की वो हिस्टोन्स के इर्द गिर्द मौजूद होती है। इस यूनिट को हम एक्चुअली न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल प्रोटीन्स हैं जो कि मौजूद होते हैं, और इनके इर्द गिर्द डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो वाइंड हुई होती है। इन प्रोटीन्स में जो बेसिक नेचर के अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे आर्जिनिन है और लाइजीन है, ये काफ़ी हाई कंटेंट में मौजूद होते हैं।
हिस्टोन्स को हम मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और हम इन्हें आर्जिनिन टू लाइसिन रेशो के बेस पे इनकी डिवीजन करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। अब बहुत लंबे अरसे तक तो हिस्टोन्स को सिर्फ यही समझा जाता था कि ये सिर्फ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल इनर्ट इन नेचर है, क्योंकि इसकी वजह से एक प्रॉपर फॉर्म में डीएनए जो है वो उसके इर्द गिर्द कॉइल हुआ होता है और मौजूद होता है, और जो क्रोमाटिन है वो बिल्कुल आपस में टैंगल नहीं होता, बल्कि बड़ा ऑर्डरली मैनर में नज़र आता है। लेकिन बाद में अब हिस्टोन की डिटेल मालूम हुई है और उसमें अब ये हमें मालूम है कि ये सिर्फ़ एक स्ट्रक्चरल या इनर्ट किस्म का मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डिफरेंट किस्म के एक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि जो डीएनए की एक्टिविटी है वो डिटर्मिन करती है कि सेल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता है और कितना एक्टिव होता है। सो उसके लिए ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि जिससे हमें डीएनए की एक्टिविटी पता चलती है, क्योंकि उस सेल का जिस किस्म का भी काम होता है वो उसमें कितना एक्टिवली हो रहा है, ये चीज़ हिस्टोन्स पे डिपेंड करती है। डीएनए की बैकबोन नेगेटिवली चार्ज होती है, जबकि जो हिस्टोन रेजिड्यूज़ हैं इसमें वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। सो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये नॉन कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयनिक बॉन्ड हो सकता है दोनों के दरमियान, यानी हिस्टोन के दरमियान और डीएनए की स्ट्रैंड के दरमियान। ये मॉलिक्यूल्स हर जगह पे आपस में कनेक्टेड नहीं होते, मतलब जो डीएनए की माइनर ग्रूव होती है दैट फेसेस इनवर्ड्स टुवर्ड्स द हिस्टोन कोर, और बाकी की जो स्पेस होती है वहाँ पे डीएनए और हिस्टोन आपस में कनेक्टेड नहीं होते। इनका जो कांटेक्ट का पॉइंट होता है वो हर तकरीबन 10 बेस पेयर के इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते डीएनए और हिस्टोन, बल्कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी स्पेस क्रिएट होती है, और ये स्पेस एक्चुअली उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, उन डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए होती है जिन्होंने आके वहाँ अटैच होना होता है, ताकि डीएनए के साथ जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो डिफरेंट किस्म के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है यूकैरियोट्स में, ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बगैर ट्रांसक्रिप्शन का अमल पॉसिबल नहीं होता। और इसी तरह डिफरेंट किस्म की बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ आके बाइंड करती हैं, तो इन सारी प्रोटीन्स को अटैच होने के लिए ये स्पेस वहाँ पे मुहैया की जाती है जहाँ पे डीएनए और उसके साथ अटैच जो स्ट्रैंड है इसकी हिस्टोन, जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसकी अटैचमेंट हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं होती। थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है, और इसमें इसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जो है एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इन फॉर्म ऑफ जीन्स मौजूद होती है। क्रोमोसोम्स जो हैं ये डीएनए और उसके साथ मिली हुई प्रोटीन से बिनके बने होते हैं, जिन्हें हम एज अ होल जो है क्रोमाटिन कहते हैं। एक्चुअली क्रोमाटिन की फॉर्म में ये बिल्कुल कंडेंस होकर डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के साथ, आरएनएस के साथ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, पैकेज हुआ होता है, और उसके बाद जब इसकी कंडेंसेशन होती है तो फिर ये डिस्टिंक्ट किस्म के क्रोमोसोम्स में की फॉर्म में हमें नज़र आता है। अब यहाँ आप देखिए कि किस तरह से क्रोमाटिन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और ये क्रोमाटिन एक्चुअली बना कैसे है, इसमें डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियोसोम्स आपस में अटैच हैं, जिसमें हिस्टोन्स के इर्द गिर्द डीएनए की डबल हेलिक्स जो है वो वाइंड हुई है, और जो ये सारे के सारे यूनिट्स हैं ये अरेंज होकर क्रोमाटिन बना रहे हैं। और जब ये कंडेंस होता है तो ये कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बना देता है, जिसमें ये सेंट्रल सेंट्रोमेयर मौजूद होता है, और 2 आर्म्स हैं इसके, जिसमें एक पी और एक क्यू आर्म होता है,
और जो इसका कंडेंस्ड फॉर्म है ये हमें माइटोसिस के टाइम पे नज़र आती है। और जब माइटोसिस ख़त्म हो जाती है तो उसके एंड पे हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स हमें नज़र नहीं आते। सेम इज़ द केस विद मियोसिस। जब सेल डिवीजन से के प्रोसेस से गुजर रहा होता है उस वक्त हमें वाज़े तौर पे ये क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं और उसके बाद दोबारा से ये डिसअपेयर हो जाते हैं और दोबारा से सारे का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से क्रोमाटिन के फॉर्म में यहाँ हमें नज़र आता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद सेल दोबारा से इंटरफेस की कंडीशन में आ जाता है। क्रोमोसोम्स माइटोसिस के दौरान बिल्कुल डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे होते हैं, बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं। और जब माइटोसिस कंप्लीट हो गई और सेल दोबारा से इंटरफेस की कंडीशन में आया तो ये कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं ये दोबारा से लूज़ कंडीशन में आ जाएंगे और ये दोबारा से डिस्पर्स होंगे और क्रोमाटिन के फॉर्म में आ जाएंगे। और ये जो फॉर्म इंटरफेस के दौरान क्रोमाटिन की होती है ये डिफ्यूज फॉर्म होती है। अब माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम्स जो थे कम्पैक्ट थे, लेकिन इंटरफेस के पॉइंट पे आके ये क्रोमाटिन जो है ये डिफ्यूज फॉर्म में मौजूद है। लेकिन फिर भी उसमें से कोई तकरीबन 10% क्रोमाटिन ऐसा होता है जो फिर भी कंडेंस्ड फॉर्म में ही रहता है। गो के माइटोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम कंडेंस और कम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इंटरफेस में आके भी तकरीबन 10% ऑफ द टोटल क्रोमाटिन जो है वो वैसे ही कंडेंस और कम्पैक्ट फॉर्म में ही रह जाता है और तमाम तर इंटरफेस की स्टेज पे भी वो कम्पैक्ट फॉर्म में ही रहता है। ये जो कम्पैक्ट किस्म का क्रोमाटिन होता है, अगर हम इसको स्टेन करते हैं ताकि हम इसे क्लियरली देख सकें तो ये काफ़ी डेंसली स्टेन्ड क्रोमाटिन होता है और इसकी पोजीशन ये होती है कि न्यूक्लियस में ये पेरिफेरी के करीब मौजूद होता है। क्रोमाटिन को हम उसकी फॉर्म की बेस पे कि वो कितना कम्पैक्ट है और वो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसके बेस पे क्रोमाटिन को दो डिफरेंट फॉर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं और एक को यूक्रोमाटिन कहते हैं। एक्चुअली इसकी ये फॉर्म क्रोमाटिन की कि वो हेट्रोक्रोमाटिन है या वो यूक्रोमाटिन है वो ये डिटर्मिन करती है कि सेल की एक्टिविटी कितनी है। सेल के अंदर ये डीएनए जो है जितना ज़्यादा एक्सप्रेस होगा उतना ही वो सेल ज़्यादा एक्टिव होगा, लेकिन अगर सेल जो है वो इनएक्टिव है तो उसमें डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता। यहाँ आप देखिए कि आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से हेट्रोक्रोमाटिन बहुत ही कम्पैक्ट किस्म का है, जबकि यूक्रोमाटिन जो है वो बिल्कुल डिफ्यूज फॉर्म में यहाँ आपको नज़र आ रहा है। हेट्रोक्रोमाटिन को जब स्टेन करते हैं तो ये काफ़ी डार्कली स्टेन्ड होता है और ये इरेगुलर किस्म के पार्टिकल्स हैं। हेट्रोक्रोमाटिन न्यूक्लियस के अंदर कमोबेश हर जगह पे ही स्कैटर हुआ होता है, लेकिन इसकी जो मेन एकमुलेशन है वो न्यूक्लियस के इन्वेलप के करीब भी हमें देखने में आती है। बिल्कुल एडजेसेंट टू द न्यूक्लियर इन्वेलप ये आके एकमुलेट हो जाता है। जबकि इसके कंपैरिजन में जो यूक्रोमाटिन है वो जब स्टेन किया जाता है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट नहीं होता हेट्रोक्रोमाटिन की तरह, ये बहुत रेडिली स्टेन नहीं होता और ये डिस्पर्स हुआ होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिनमें ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है और डिफरेंट किस्म के जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे यूक्रोमाटिन मोस्टली ज़्यादा होता है। जबकि जो हेट्रोक्रोमाटिन है ये उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, कम एक्टिव रहते हैं। वहाँ हेट्रोक्रोमाटिन जो है वो हमें ज़्यादा अबंडेंट नज़र आता है, जबकि यूक्रोमाटिन जो है ये ज़्यादा एक्सप्रेशन से रिलेटेड और सेल की एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये लूज़ होता है, डिफ्यूज फॉर्म में होता है, तो इस पे आके डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं, रादर दैन जो हेट्रोक्रोमाटिन है वो बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा एंजाइमेटिक एक्टिविटी और डिफरेंट किस्म का प्रोसीजर और एक्सप्रेशन जो है डीएनए का वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता।
किसी भी सेल की एक्टिविटी को अगर हमने देखना हो तो उससे हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि डीएनए जो है वो कितना एक्टिव है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, और अगर बन रहा है तो किस हद तक ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डीएनए कितना ज़्यादा एक्टिव है। अब इस ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को अगर हम मॉनिटर करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और हम उसमें जो आरएनए का प्रिकर्सर यूज़ करते हैं वो हम रेडियो एक्टिवली लेबल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आरएनए का एक प्रिकर्सर यूरिडीन है, यूरिडीन जो है ये ग्लाइकोसाइलेटेड पायरिमिडीन है, एनालॉग है, और इसमें यूरासिल जो है वो राइबोज शुगर के साथ अटैच होती है, और इसको अगर हम यूज़ कर लेते हैं आरएनए प्रिकर्सर के तौर पे, और उसके बाद हम सेल्स को फिक्स करके उसकी सेक्शनिंग करें, और उसके बाद उसको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम देख लें कि कितनी ज़्यादा यूरिडीन उसमें डिपॉजिट हुई है, तो हेट्रोक्रोमाटिन के क्लम्प्स के अंदर ये लेबलिंग बहुत ही कम नज़र आती है। ये क्या वजह है कि हेट्रोक्रोमाटिन इन यूरिडीन के जो आरएनए प्रिकर्सर है यूरिडीन, इसकी वजह से रेडियो लेबल नहीं हुआ, क्योंकि हेट्रोक्रोमाटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी उसकी लेस है। अगर ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता तो ये ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करता, तो यकीनन जो भी प्रिकर्सर आरएनए का अवेलेबल होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेडियो एक्टिविटी जो है, इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो हेट्रोक्रोमाटिन है ये कम ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी वाला रीजन है। अब कोई रीजन जीनोम में हेट्रोक्रोमाटिन के तौर पे मौजूद होगा या यूक्रोमाटिन के तौर पे मौजूद होगा, ये चीज़ डायरेक्टली इनहेरिट होती है एक सेल जनरेशन से दूसरी सेल जनरेशन के अंदर। ये जो रीजन है जीनोम का, कि वो हेट्रोक्रोमाटिन हो या यूक्रोमाटिन हो, ये चीज़ बिल्कुल इनहेरिट होके वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। हेट्रोक्रोमाटिन को हम मज़ीद दो तरीक़ों से, दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन है और एक फैकल्टेटिव है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन जो है ये कम्पैक्ट स्टेट में रहता है सब सेल्स के अंदर और हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो डीएनए कंटेन कर रहा है जो कि परमानेंटली साइलेंस्ड है। मैमल्स के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन है ये उस रीजन में मौजूद होता है जो टीलोमेर्स का फ्लैंकिंग रीजन होता है, और इसके अलावा ये सेंट्रोमेर के अंदर मौजूद हो सकता है क्रोमोसोम्स में, और इसी तरह से ये कुछ और भी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर ये मौजूद होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि वाई क्रोमोसोम है जो मेल मेंबर्स का, उसके डिस्टल आर्म के अंदर ये मौजूद होता है। ये वो एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ये साइलेंट रहने वाले एरियाज़ हैं, ये जहाँ पे डीएनए परमानेंटली साइलेंस्ड रहता है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन मौजूद होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेट्रोक्रोमाटिन है ये कम्पैक्ट स्टेट में रहने वाला हेट्रोक्रोमाटिन है जो कि हर टाइप के सेल में हमेशा ही साइलेंस्ड रहता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन का जो डीएनए है उसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं और जीन्स बहुत ही कम होते हैं। एक्चुअली जब जीन्स नॉर्मली एक्टिव हों तो वो किसी ऐसी पोजीशन पे आ जाएं जो कि वैसे तो नॉर्मली एक्टिव थे, लेकिन वो जीन ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के थ्रू या जो जंपिंग जीन्स होते हैं उसे जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो ट्रांसपोजिशन के थ्रू किसी ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हेट्रोक्रोमाटिन है, और वो उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते हैं ऐसे जीन्स जो कि वैसे तो नॉर्मली एक्टिव थे और अब वो हेट्रोक्रोमाटिन से के बिल्कुल एडजेसेंट हैं। तो ऐसी सूरत में वो एक्टिव जीन्स भी अपनी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को साइलेंस कर लेंगे और वहाँ पे क्या होगा
कि ट्रांसक्रिप्शन उन जीन्स की भी नहीं होगी जो कि वैसे रूटीन में एक एक्टिव किस्म के जीन्स थे, और इस फिनोमेनन को हम पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। एक ख्याल ये भी है कि जो क्रोमाटिन कॉन्स्टिट्यूटिव है, मे बी इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी डिस्टेंस पे मौजूद जीन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं और उनको भी अपनी एक्टिविटी जो उनकी है वो साइलेंट हो सकती है। हेट्रोक्रोमाटिन क्रोमोसोम में इसका स्प्रेड अगर इसी तरह से होता रहे तो वहाँ तो जगह जगह साइलेंसिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन इसको ब्लॉक किया जाता है और उसमें डिफरेंट बैरियर सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम बाउंड्री एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि जीनोम के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हेट्रोक्रोमाटिन को क्रोमोसोम्स में ज़्यादा जो है स्प्रेड इसका वो रोका जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कम होता है, और जिसमें जैसे किसी भी जीनोम के अंदर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, और जब वो होमोलोगस होते हैं तो उनके दरमियान रिकॉम्बिनेशन का काफ़ी चांस होता है, लेकिन इस रिकॉम्बिनेशन को किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन जो है वो इनहिबिट करता है। अगर इस तरह का रिकॉम्बिनेशन हो तो डीएनए के अंदर यही होगा कि डुप्लीकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, और अगर एक जगह पे डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है तो हो सकता है कि कहीं पे डिलीशन होनी शुरू हो जाए और डीएनए वहाँ से डिलीट हो जाए। सो जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन है, इसकी वजह से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इनहिबिट हुआ रहता है सेल के अंदर। दूसरी तरह का हेट्रोक्रोमाटिन फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन कहलाता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज़म की लाइफ में एक ख़ास फेज़ के अंदर इनएक्टिव हो सकता है, या कुछ ख़ास किस्म के डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है। इसके एक एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर हम मेल और फीमेल ममेलियन सेल्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन किस तरह बिहेव करता है। मेल के सेल में जो क्रोमोसोम का पेयर है, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, उसमें एक मेंबर एक्स है और एक वाई क्रोमोसोम है। वाई जो है वो स्मॉलर इन साइज़ होता है, जबकि उसके कंपैरिजन में एक्स क्रोमोसोम लार्जर इन साइज़ होता है। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के दरमियान जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें कॉमन जीन्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, बाकी के जीन्स जो हैं इनमें डिफरेंट होते हैं। मेल्स में डिफरेंट किस्म के जीन्स की कॉपी सिंगल कॉपी ही होती है, और उसी की बेस पे सेक्स क्रोमोसोम जो है वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा होता है। वो सिंगल कॉपी ही मेल्स के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि वाई जो है वो मेनली बहुत सारे जीन्स नहीं रखता होता, उसमें जीन्स नहीं मौजूद होते, बहुत ही कम जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम पे। अब जो फीमेल है उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम मौजूद होंगे। अब ये एक्स क्रोमोसोम दो हैं, लेकिन इनमें से भी एक जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। एक जो क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स पेयर में वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिव नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि ये हेट्रोक्रोमैटिक क्लम्प के तौर पे ये कंडेंस हुआ रहता है, जिसको हम बैर बॉडीज़ कहते हैं। ये नाम इसका इसलिए पड़ा कि इसको 1949 में जिस रिसर्चर ने डिस्कवर किया था उनको प्रोटोकॉल देने के लिए इन बॉडीज़ को बैर बॉडीज़ कहा जाता है। इनकी फॉर्मेशन जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि मेल के सेल के अंदर और फीमेल के सेल के अंदर जो एक्टिव क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स हैं, वो एक एक ही हैं, और उसकी वजह से अब एक जो मेल है वहाँ पे वाई क्रोमोसोम है जिसमें ऑलरेडी ही जीन्स बहुत कम होते हैं, बिकॉज वो स्मॉलर इन साइज़ भी है और जीन्स भी उसमें कम है। और जो जहाँ तक फीमेल्स की बात आई तो वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है और एक जो है वो इनएक्टिव है कदरे।
तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स एक्स लिंक्ड जीन्स की होती हैं मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर, वो कदरे इक्विवेलेंट अमाउंट में ही होती हैं, क्योंकि एक साइड पे वाई के अंदर जीन्स कम है और दूसरी साइड पे फीमेल के केस में जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्टिव है और एक कदरे इनएक्टिव है।